लंबी बेहोशी के बाद प्रत्यक्षा की आंखें खुली एक बाजार में। वो एक खंबे से कई लड़कियों के साथ बंधी हुई थी। अभी भी प्रत्यक्षा को अपनी आंखों के सामने सब कुछ घूमता सा नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि प्रत्यक्षा और बाकी लड़कियों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया था। वो एक ऐसे बाजार में थी जहां शराफत को बेचा जाता था। वहां से गुजरने वाले लोग झूमते हुए शराबी, जुआरी और हवस के पुजारी ही लग रहे थे। कितना नाटक कर दिया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शाम होने को आई थी और प्रत्यक्षा को अंदाजा भी नहीं था कि कब से वो इन गुंडों के पास बेहोशी की हालत में भूखी प्यासी पड़ी थी। अरे ये लड़की तो बड़ी कमाल लग रही है। सिर पर ये पट्टियां काहे बांधी है इसकी? अरे ऐसी ऐसी लड़कियां बेचोगे तो कौन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते में लगाओ और ये लड़की दे दो हमको। सस्ते में तुमको इधर कुछ नहीं मिलेगा। लड़की को बस थोड़ी सी चोट लगी है, बाकी हमारे पास जितनी भी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, इसलिए इसके पैसे तो कम ना होगा। लेना है तो बढ़िया दाम बता, वरना निकल यहाँ से। छोड़ दो हमें दरिंदा। अरे बुढ़ाऊ, देख लड़कियां कैसे खटाखट बिक रही है। तुमको अगर नहीं लेनी है तो निकलो इधर से। आवरे नया शहरी माल देखो, बोली लगाओ रे। अरे लगा दे सस्ता थोड़ा सा, वरना इसको कोई नहीं खरीदेगा। ये सब पट्टी वट्टी बांधी है तो कौन खरीदेगा इसका? हाँ? ए बुढ़ाऊ, कबर में पैर है तुम्हारे और तुमको सस्ता महंगा करना है। चल चल अपना रास्ता नाप, ऐसे तो हमारा धंधा ही बैठ जाएगा। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी को हटाने के बाद प्रत्यक्षा की तरफ पलट कर देखा। उसने प्रत्यक्षा के सिर की पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। मुंह पर बंधी हुई पट्टी के कारण वो चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उस गुंडे ने प्रत्यक्षा को जोर से थप्पड़ मारा। इस पर प्रत्यक्षा सहम गई और एकदम खामोशी से खुद को सिकोड़ते हुए बैठ गई। एकदम चुप। ज्यादा हाथ पैर चलाएगी ना तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हमारा धंधा खराब करेगी क्या? चुपचाप से मुंह बंद करके पड़ी रही ना, वरना वो हाल करूंगा कि कोई तुमको खरीदेगा भी नहीं। दूर दूर तक तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। प्रत्यक्षा बाकी अगवा की गई गांव की लड़कियों से अलग सी दिख रही थी। उसने अपनी सगाई का जोड़ा पहना हुआ था। लोग इसीलिए सबसे ज्यादा प्रत्यक्षा के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके सर पर जख्मों के निशान देखते हुए लोग उसकी बोली बड़ी कम लगा रहे थे कि तभी एक आदमी आकर उस बोली लगाने वाले गुंडे से बोली तय करने लगा। 5,000 रुपया ले लो और ये लड़की हमका दे दो। चेहरे पे इतना निशान भरा है, तुमका पता भी है, कोई नहीं खरीदेगा इसको। 5,000? भीख देना आया है? फुट यहाँ से। अगला कौन? 6,000। 6,000 की बोली के बाद किसी ने 8,000 की बोली लगाई तो किसी ने 9,000 की। धीरे धीरे करके बोली 15,000 तक पहुंच गई। प्रत्यक्षा रोए जा रही थी और खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके बाकी लड़कियां बिकती जा रही थी। सारे के सारे कंगाल यहीं आके जम गए क्या? हाँ? कोई ऐसा है जो दमदार बोली लगा सके? फकीर साले सब के सब। उस गुंडे की बात वहां के पैसे वाले लोगों के दिल पर लग गई कि तभी वहां एक अलग सी आवाज सभी को सुनाई दी। 50,000। बोली सुनते ही वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो पलटकर बोली लगाने वाले की तरफ देखने लगे। प्रत्यक्षा ने भी चौंकते हुए देखा कि आखिर उसे दुगने तिगने पैसों में कौन खरीद रहा है। प्रत्यक्षा ने देखा कि बोली लगाने वाला आदमी दूर शराब की दुकान पर बैठा हुआ था और अजीब बात ये थी कि उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था,
लेकिन उसकी घूरती नजरें सीधे प्रत्यक्षा की नजरों को ही देख रही थी। प्रत्यक्षा उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि उस नकाबपोश आदमी की आंखें प्रत्यक्षा को एकटक घूरे ही जा रही थी। ये हुई ना मर्दों वाली बात। है कोई और जो इकट्ठ टक्कर दे सके यहाँ? अरे आओ रे मैदान में। तब तक किसी और ने भी प्रत्यक्षा पर 52,000 रुपए लगा दिए, लेकिन नकाबपोश आदमी ने दाम बढ़ाते हुए सीधा 1 लाख की बोली लगा दी। सभी लोग बेहद हैरानी से उस आदमी को देखने लगे, लेकिन ये बात उस शराबी को पसंद नहीं आई जिसने 52,000 की बोली लगाई थी। इस पर वो शराबी नकाब वाले आदमी की तरफ देख गुस्से में दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करते हुए उस पर लपका। लेकिन उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में ही अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल को एक पत्थर से मारते हुए फोड़ दिया और उस शराबी के हाथ पे दे मारा जिस हाथ को शराबी ने मारने के लिए उठाया था, और फिर वो शराबी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद नकाब वाले आदमी ने शराबी को जमीन से उठाया और प्रत्यक्षा को घूरते हुए ही झटके में उस शराबी आदमी की गर्दन मरोड़ दी। एक पल में ही शराबी आदमी का शरीर किसी बेजान इंसान की तरह झूलता दिख रहा था। सभी लोगों की नजर अब उस नकाबपोश पर थी, लेकिन फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, पागल हो चुके जानवरों को जिंदा छोड़ना एक बड़ी गलती होती है। और कौन है जो मेरे रास्ते में आना चाहता है? और कौन है जो जहन्नुम जाना चाहता है? नकाब वाले शख्स की धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। इधर प्रत्यक्षा के हाथों को खंबे से खोलते हुए उस गुंडे ने प्रत्यक्षा के हाथ में रस्सी बांध दी। वो गुंडा रस्सी पकड़कर प्रत्यक्षा को घसीटने लगा। चुपचाप चल। लेकिन प्रत्यक्षा अपना पूरा जोर लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उस गुंडे ने प्रत्यक्षा को घसीटते हुए ले जाकर उस नकाब वाले आदमी के हाथ में रस्सी थमा दी। नकाब वाले आदमी से उस गुंडे ने पैसे लेते हुए हंसते हुए बोला, ये ले, जा ऐश कर। ऐसी लड़की अभी तक इस बाजार में नहीं आई है। अगर इसके सिर पे निशान ना होता ना तो 2 लाख से 1 पैसा कम ना लेता। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा कि क्या मजे की चीज दी है तुमको। प्रत्यक्षा उस नकाब वाले आदमी को अभी भी हैरानी से घूर रही थी। वो खुद को खींचते हुए जिद पर अड़ गई थी और अपने खरीदार के साथ न जाने के लिए वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रही थी। इस पर नकाब वाला शख्स प्रत्यक्षा को ऐसे देखकर अचानक ही उसके पास आया और गुस्से में अपने सख्त हाथों से प्रत्यक्षा के गले को जकड़ लिया। प्रत्यक्षा इतना ज्यादा डर गई थी कि मानो बर्फ की तरह जम गई हो। उस शख्स के पंजे की जकड़ की वजह से प्रत्यक्षा सहम गई थी, लेकिन वहीं उस नकाब वाले आदमी की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इससे पहले प्रत्यक्षा कुछ भी समझ पाती, उस आदमी ने एक झटके में प्रत्यक्षा को अपनी गोद में उठा लिया। प्रत्यक्षा चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी के कारण वो बेबस थी। इस पर नकाब वाले आदमी ने दांत पीसते हुए अपनी भरी सी आवाज में धीरे से प्रत्यक्षा से कहा, लड़की शांत हो जा और चुपचाप मेरे साथ चल। याद है ना उस शराबी की गर्दन किस तरह मरोड़ी है? मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खामोश करने में। प्रत्यक्षा डर के कारण बेहद सहम गई और चुपचाप उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई। नकाब वाले आदमी ने प्रत्यक्षा को गोद में उठा रखा था। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और प्रत्यक्षा कब उस नकाब वाले आदमी की बाहों में बेहोश हो गई उसे खुद पता नहीं चला। वहां से निकलते ही नकाबपोश आदमी प्रत्यक्षा को लेकर एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने उस झोपड़ी के मालिक को कुछ पैसे दिए और प्रत्यक्षा को लेकर अंदर चला गया। उसने बेहोश प्रत्यक्षा को झोपड़ी में लगे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ घंटों बाद प्रत्यक्षा को होश आया। उसने अपनी आंखों पर जोर देते हुए आसपास देखा तो पाया कि वो एक अंधेरी सी झोपड़ी में थी। थोड़ा ध्यान देने पर उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो सिर्फ एक चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षा इससे पहले कुछ और सोच पाती। उसने ठीक अपने सामने देखा कि कोई खड़ा था। वो अंगड़ाई लेते हुए सामने एक कुर्सी पर रखी हुई शर्ट को हाथ में लेकर पहनने जा रहा था। प्रत्यक्षा खुद को ऐसी हालत में देखने के बाद और सामने उस अनजान आदमी को कपड़े पहनते हुए देखने के बाद ये समझ गई थी कि उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। प्रत्यक्षा ने खुद पर पड़ी चादर को ही उठाकर खुद के चारों तरफ लपेट लिया और खुद को समेटते हुए बिस्तर के एक कोने में जा बैठी। प्रत्यक्षा के होश में आने की आहट को सुनकर सामने खड़े आदमी ने धीरे से नजरें फिरा कर देखा और फिर शर्ट के पास रखे नकाब को उठाकर वापस से उसे पहनने लगा। प्रत्यक्षा पर मानो एकदम से कोई पहाड़ टूट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इस नकाब से मुंह ढककर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएगी क्या? यकीन मानो दरिंदगी क्या होती है तुम अभी जानती तक नहीं। क्या तुम जानना चाहोगे कि एक दरिंदा कैसा होता है? अपनी बिगड़ी सी हालत को देखकर प्रत्यक्षा को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और अब उसकी आंखों के सामने गलत करने वाला शख्स खड़ा हुआ था। जैसे ही उस अनजान शख्स ने अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की, प्रत्यक्षा अचानक से ही उस पर भड़क उठी। अब इस नकाब से मुंह ढककर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएगी क्या? प्रत्यक्षा के इतना बोलने पर सामने खड़ा शख्स पलटा और धीमे कदमों से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ने लगा। वो प्रत्यक्षा के बिस्तर पर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे ही प्रत्यक्षा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रत्यक्षा ने बिना कुछ सोचे ही उस शख्स के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने के अगले ही पल वो हद से ज्यादा सहम गई, क्योंकि उसके सामने उस शराबी आदमी की मौत का नजारा घूम रहा था। इस पर उस शख्स ने प्रत्यक्षा के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद उसे घूरते हुए देखा। प्रत्यक्षा अभी भी सहमी हुई थी और उस शख्स की गुस्से भरी नजर को देखकर और जोर जोर से रोने लगी। मेरा यकीन मानो दरिंदगी क्या होती है तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं है, या फिर जानना चाहती हो कि इंसान कितना गिर सकता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तुमने मेरी जिंदगी पर बात कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? कीमत अदा की है मैंने तुम्हारी, जानती हो ना? ऐसा क्यों करता है कोई? ताकि खरीदी हुई चीज का सही यूज किया जा सके। तो तुम्हें जानना है कि ऐसा क्यों किया मैंने, या फिर जानना चाहती हो कि ऐसा कैसे किया मैंने? छी छी, घटिया हो तुम। वो शख्स गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर चला गया। प्रत्यक्षा वहीं बिस्तर पर बैठी हुई मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। उसके लिए आज सब कुछ बदल चुका था। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ये हुआ? मैं बेची गई, मैं खरीदी गई और आज अपनी इज्जत भी गवा बैठी मैं। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? घर में किसी को पता होगा भी कि नहीं? कुछ ही घंटों में क्या कुछ हो गया है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? अब क्या करूं मैं? प्रत्यक्षा के पास अब ना तो कोई रास्ता बचा था और ना ही उसके दिमाग से ये बात बाहर जा रही थी कि अब उस पर जिंदगी भर के लिए ये भयानक दाग लग चुका था। प्रत्यक्षा के दिमाग में एक तरफ तो मरने का ख्याल आ रहा था, तो दूसरी तरफ इस जगह से बचकर वापस घर भागने का सोच रही थी कि तभी एक बार फिर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। प्रत्यक्षा वापस से अपनी चादर को जोर से खुद से लपेटकर दीवार से चिपक गई। प्रत्यक्षा ने पाया कि दरवाजे पर नकाब वाला शख्स था और उसने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। ए लड़की, ये लो, इसे पहन लो। और इतना कहते हुए वो वापस झोपड़ी के बाहर चला गया। प्रत्यक्षा ने जब देखा तो पाया कि उसमें कुछ कपड़े थे। उसने जल्दी से कपड़ों को पहना और अपने आप को ठीक तरह से देखने लगी। प्रत्यक्षा अपने शरीर को देख रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई। ए लड़की,
तेरा सब हो गया हो तो अंदर आ जाऊं मैं। इस पर प्रत्यक्षा ने घबराते हुए इधर उधर देखा। पास में ही एक छोटा सा स्टील का जग रखा हुआ था, जिसे प्रत्यक्षा ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ते हुए अपने हाथों को पीछे कर लिया और फिर कहने लगी, हाँ, अब पूछने जैसा बचा ही क्या है, तुम्हारा जो मन हो करो। वो शख्स अंदर आया और अपने पास से एक दवा निकालते हुए प्रत्यक्षा को देने लगा। ये लो, इसमें कुछ दवाइयां हैं, तो मैं इससे। वो शख्स जैसे ही प्रत्यक्षा के पास आया, एक क्षण में ही प्रत्यक्षा ने उस शख्स के सिर पर जोर से एक पानी का जग दे मारा। एक झटके में चोट लगने की वजह से वो जमीन पर गिर गया। वो शख्स समझ गया था कि प्रत्यक्षा उसके हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली, और इसका फायदा उठाते हुए प्रत्यक्षा झोपड़ी से बाहर निकल गई। उसके लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी। प्रत्यक्षा सबकी नजरों से खुद को बचाकर वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन उसे कहाँ जाना था वो खुद नहीं जानती थी। रास्ता कहाँ है? कहाँ जाना चाहिए? प्रत्यक्षा ने वहां से भागते समय एक दो लोगों से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन प्रत्यक्षा को देखने वाला सवाल पूछते ही या तो वहां से दूर हट जा रहा था या फिर बिना जवाब दिए ही वहां से चला जा रहा था। परेशान होकर प्रत्यक्षा ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों से पूछना शुरू कर दिया, कोई तो मुझे बताओ, यहाँ से निकलना कैसे है? मेरी मदद करो प्लीज, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता बता दो प्लीज। लेकिन प्रत्यक्षा की बातों को सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। लोग किसी अनजान लड़की के मामले में पड़ना ही नहीं चाहते थे। प्रत्यक्षा भागते हुए कितनी ही गलियों में गई, छिपते छिपाते आगे बढ़ी, पर वो किसी भी तरीके से उस गांव से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फिर उसे एक रास्ता नजर आया जो बाहर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षा भागते हुए उस गांव के बाहर पहुंची। वहाँ एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था। पास ही कुछ लोग थे और दुकानें थी। प्रत्यक्षा वहीं पर एक दुकान पर भाग कर गई। वहाँ दुकान पर रखे ब्रेड और नरम रोटियों को देखते हुए अब भूख लगने लगी थी। उसने धीरे से दुकान वाले से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? काहे नहीं मिलेगा? कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? तुमको देख के लगता तो नहीं है कि होंगे। नहीं, पैसे तो नहीं है। अरे तो जाओ, रास्ता वास्ता नापो अपना, मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं देना तो मत दीजिए, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मेरी मदद करिए, कम से कम किरण हवेली तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है यही बता दीजिए। किरण हवेली का नाम सुनते ही वहाँ आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। प्रत्यक्षा को हैरानी से देखने लगे। प्रत्यक्षा को समझ ही नहीं आया कि वो लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। तुमको काहे जाना है वहाँ? आपको रास्ता पता है वहाँ का? अरे हमको कहा, सबको पता है, लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि वहाँ एक गांव के लोग नहीं जा सकते हैं। काहे जाना है तुमको हवेली? प्रत्यक्षा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग किरण हवेली को किस तरह से जानते हैं। वो लोग दोस्त हैं या दुश्मन, इसलिए उसने सच्चाई ना बताते हुए उन लोगों से कहा, हाँ, मुझे उनसे कुछ काम है। आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता सकते हैं क्या? अरे पहले बताना था ना कि तुमको किरण हवेली जाना है, हम सभी वहीं जा रहे थे। अरे जश्न है ठाकुर साहब के यहाँ तो, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खाना चाहो तो खा सकती हो, और परेशान मत हो, हम तुम्हें हवेली तक ठीक ठाक पहुँचा देंगे। लो खाना खा लो। प्रत्यक्षा ने उनके हाथ से खाना ले तो लिया, पर उसे खा नहीं रही थी। खाना खा सकती हो और परेशान मत हो, थोड़ी देर में हम सभी वहाँ के लिए निकलेंगे। तुम चाहो तो अभी चल सकती हो, रास्ते में खा लेना खाना। नहीं, आप लोग परेशान मत हो, बस रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी, और मुझे खाना नहीं चाहिए। प्रत्यक्षा के इतना कहने पर वो लोग जबरदस्ती खाना खाने के लिए प्रत्यक्षा पर दबाव बनाने लगे। उसे ये सब बेहद अजीब लग रहा था, क्योंकि अब तक
जब वो सबसे मदद मांग रही थी तब कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अब कुछ लोग जबरदस्ती ही उसके साथ मदद करने के लिए तैयार थे। इस पर प्रत्यक्षा की नजर अचानक उस दुकानदार पर पड़ी जो उसे कब से देखे जा रहा था। प्रत्यक्षा की नजर पड़ते ही दुकानदार ने आंखों से ही प्रत्यक्षा को इशारा किया कि वो खाने की चीजें ना ले और यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। प्रत्यक्षा को इशारा ठीक तरह से समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना जान गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खाने को जमीन पर फेंकते हुए उन लोगों से घबराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा दिया कुछ भी नहीं खाना और मैं अपने आप से चली जाऊंगी। आप परेशान मत हो। आपने जो भी मेरी मदद करनी चाहिए उसके लिए शुक्रिया। प्रत्यक्षा उस आदमी की बातें सुनते ही घबराने लगी थी। प्रत्यक्षा को किसी खतरे की घंटी जैसा लग रहा था। वह बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही थी। और फिर उसके बाद प्रत्यक्षा के साथ जो हुआ उसका दिल दहल गया। प्रत्यक्षा खाना फेंककर वहां से जाने लगी, लेकिन उसके वहां से निकलते ही वहां बैठे हुए लोगों ने दौड़ते हुए प्रत्यक्षा का रास्ता रोक दिया। कसम से बड़े तेवर है तेरे। तुझे क्या लगता है, तुझे देखकर हम समझ नहीं पाएंगे कि तू यहाँ की नहीं है? तेरे जैसे माल को कैसे कैसे जाने दे। तो अब तू हवेली तो जाएगी, बस फर्क है कि तू किरण हवेली की जगह हवेली चलेगी हमारी रानी बनने के लिए। इतना सुनते ही प्रत्यक्षा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैं बता रही हूँ, आगे मत बढ़ना। प्रत्यक्षा ने अपने ठीक पीछे खड़े शख्स को जोरों से धक्का दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अबे साली, अब आएगा ना मजा। ए रुक साली, ए रुक रुक साली। लेकिन प्रत्यक्षा की कोशिश नाकाम होते नजर आ रही थी, क्योंकि वो लोग प्रत्यक्षा से ज्यादा फुर्तीले निकले। ए पकड़ो इसको, हाथ से निकल ना पाए। मछली जैसी तड़प तो सकती है, लेकिन भाग के कहाँ जाएगी? प्रत्यक्षा के भागते ही उसे उन लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया और फिर उसका मुंह दबाते हुए जबरदस्ती उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। प्रत्यक्षा चीखने चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भी प्रत्यक्षा का उन लोगों पर कोई भी बस नहीं चल रहा था। इस बार फिर से उसका मुकाबला कुछ 4-5 हष्ट पुष्ट दिखने वाले गुंडों से, जिनकी आंखों में एक बार फिर से उसको हैवानियत नजर आ रही थी। अब कहाँ जाएगी बच के? हमारे सामने होशियारी नहीं चलेगी तुम्हारी। वो लोग प्रत्यक्षा को खींचते हुए जंगल के बीचों बीच लेकर गए, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं। वो लोग प्रत्यक्षा को जमीन पर पटककर उसके हाथ पैरों को दबोचने लगे। प्रत्यक्षा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसके चेहरे पर खौफ गहराता जा रहा था। उसकी लाल पड़ चुकी आंखें ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी और उसके मन से यही चीख निकल रही थी। क्या गुनाह है मेरा जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? ऐसी कौन सी गलती की थी जिसका खामियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ रहा है? एक ने प्रत्यक्षा के मुंह पे हाथ रखकर उसके मुंह को दबाया हुआ था ताकि प्रत्यक्षा की आवाज कोई भी न सुन पाए। उसका दम घुटने लगा था क्योंकि वो खुद को बचाने की जद्दोजहद में अब थक चुकी थी। उसके शरीर पर पड़े कपड़ों को अब गुंडे छूने लगे थे। वो जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज सुनकर प्रत्यक्षा के दिल की धड़कनें थमी जा रही थी। प्रत्यक्षा का दिल कर मर रहा हो। सामने खड़े गुंडे ने जैसे ही प्रत्यक्षा के कपड़ों को हाथ लगाया, प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया। लेकिन ये क्या? इस बार उस गुंडे के वो गंदे हाथ प्रत्यक्षा को दोबारा छू क्यों नहीं रहे थे? उसकी वो हैवानियत भरी हंसी अचानक से बंद क्यों हो गई? वहाँ एकदम से खामोशी क्यों फैल गई थी? प्रत्यक्षा की आंखें बंद थी। तभी उसके कानों में गुंडों के हंसने की आवाज की जगह दर्द से चीखने की आवाज आने लगी।
प्रत्यक्षा ने जैसे ही उस आवाज को सुना और अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि सामने खड़े हुए गुंडे ने, जिसने उसके कपड़ों को चीर दिया था, उस जमीन पर गिरा पड़ा था और दिखने में उसका शरीर बेजान लग रहा था। साथ ही जिन गुंडों ने प्रत्यक्षा के पैरों को पकड़ा हुआ था, उनमें से एक के सिर से खून बह रहा था और एक दूसरे की गर्दन को किसी ने अपने हाथों में दबोच रखा था। वह सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने प्रत्यक्षा को खरीदा था। नहीं नहीं, हमको जाने दो, मत मारना हमको, प्लीज प्लीज हमको मत मारना। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंखों के सामने तीनों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वो लोग प्रत्यक्षा के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक साथ तीन लोगों का खून होते हुए देख वो पूरी तरह से डर गई थी। मौत को तुम बुलाओ या फिर मौत तुम्हें बुलाए, दोनों ही सूरतों में मौत तो आनी तय होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू नहीं जानता कि अगर अब तू आगे बढ़ा तो हम इस लड़की की जान भी ले सकते हैं। इसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है ना तू? इतना बोलते ही उनमें से एक गुंडे ने प्रत्यक्षा के गले पर चाकू रख दिया और दूसरे गुंडे ने प्रत्यक्षा को धीरे से खड़ा किया और उसके गले पर चाकू कर पीछे की तरफ बढ़ने लगा। कदम वहीं रोक ले, तेरा हिलना डुलना तुझे नर्क में पहुंचा सकता है। आगे मत बढ़ना, सच बोल रहा हूँ, इसको मार दूंगा, आगे मत बढ़ना। जब इतने लोगों को मार दिया तो एक लड़की के मरने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला? बस इतना ही ना कि इस लड़की के मरने का इंतजार करना होगा, लेकिन ठीक इसके मरने के अगले ही पल बारी तुम्हारी है। मौका मिलते ही एक गुंडे ने नकाबपोश पर हमला कर दिया और झड़प के दौरान उसके चेहरे से नकाब हट गया। प्रत्यक्षा ने देखा कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसका चेहरा भी खून से लथपथ था। प्रत्यक्षा को एक पल में ही आंखों के सामने झलक दिखने लगी कि उसने ही उसके सर पर वार किया था और फिर झोपड़ी से भागी थी। शायद उस चोट की वजह से वो खून बहकर उसके चेहरे को ढक रहा था। वो शख्स देखने में कुछ 34 या 35 साल का था। वो दिखने में लंबी चौड़ी कद काठी का, सांवला और बिखरे बालों वाला था। उसकी आंखों में इस समय मौत तांडव करती नजर आ रही थी। उस शख्स का चेहरा देखते ही वो दोनों ही गुंडे पूरी तरह से हैरान हो गए। उन दोनों ने अपने घुटनों को जमीन पर टेकते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मालिक, मालिक माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए रुद्र मालिक। हमें नहीं पता था कि सामने आप है। अगर पता होता कि लड़की आपकी अमानत है तो हम कभी इसको हाथ नहीं लगाते मालिक, भूल से भी हाथ नहीं लगाते मालिक। हमें माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, अमानत? चीज वो मेरी खरीदी हुई चीज है और मेरी चीजों को कोई हाथ भी लगाए मुझे बर्दाश्त नहीं। और तुमने तो सीधे इस पर हाथ ही डाल दिया। झपकते ही रुद्र ने उस गुंडे के हाथ से चाकू छीना और दोनों के गले को फेंक दिया। अब प्रत्यक्षा के सामने 5 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिनमें से 2 अभी भी तड़प रहे थे और रुद्र उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी नफरत थी। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना। इससे पहले प्रत्यक्षा कुछ भी कर पाती, उसकी आंखों के सामने सारे ही नजारे घूमने से लगे और धीरे से अंधेरे ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया। प्रत्यक्षा को पता भी नहीं चला कि कब वो बेहोश हो गई। प्रत्यक्षा की आंखों के सामने पहली बार ऐसा मंजर था जहां खूनी खेल खेला गया था। 5 लोगों की लाश उसके सामने खून से लथपथ पड़ी थी और इसके ठीक पहले प्रत्यक्षा को एक बाजार में बेचा जा रहा था, जहां पर भी उसको खरीदे जाने के दौरान एक हत्या की गई थी। और फिर उन लाशों को बिछाने वाले का चेहरा भी खून से लथपथ होकर प्रत्यक्षा की आंखों के सामने था। ये सारे ही नजारे प्रत्यक्षा की आंखों के सामने घूमते ही जा रहे थे कि अचानक ही उस गहरी बेहोशी से प्रत्यक्षा की आंखें खुल गई और वो जोर से चीख कर उठ पड़ी। उसकी धड़कनें
बेहद तेज थी और साथ ही जब प्रत्यक्षा ने खुद को जंगल में ना पाकर वापस उसी झोपड़ी में उस बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, तब वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि बात साफ थी, रुद्र नाम का शख्स उसे वापस से अगवा करके झोपड़ी के अंदर ले आया था। क्या क्या ये मैं वहीं आ पहुंची जहां से भागी थी? नहीं नहीं, ये कैसे? मेरे हाथ। प्रत्यक्षा ने जैसे ही बिस्तर से उठना चाहा, उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके हाथों की रस्सी झोपड़ी के दरवाजे को पार करके किसी ने थाम रखी थी। वो एक बार फिर से कैदी बन चुकी थी। मेरे कपड़े, उन्होंने तो मेरे कपड़ों को। उसे ध्यान आया कि उन गुंडों ने प्रत्यक्षा के कपड़ों को फाड़ दिया था। जैसे ही उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, वो हद से ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसके शरीर पर आम कपड़ों की जगह सुहाग का जोड़ा था। और प्रत्यक्षा ने जब सामने की ओर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। प्रत्यक्षा के साथ क्या हुआ था? कुछ ही पलों में उसकी दुनिया कई बार उजड़ी थी। कई बार उसके साथ इस तरह चौंकाने वाले हादसे हुए थे। उसके हाथों में रस्सियों के साथ साथ चूड़ियां थी और पांव में घाव के साथ साथ पायल थी और सर में चोट के घाव और खून के साथ ही साथ मांग में सिंदूर था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। तुम सुन रहे हो ना? जाने दो मुझे, जाने दो। प्रत्यक्षा जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसने देखा कि धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खुला। धीमे धीमे कदमों के साथ रस्सी को हाथ में लपेटे हुए रुद्र प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ रहा था। रुद्र ने एक साधारण सा धोती कुर्ता पहना हुआ था जिस पर खून के दाग थे और उसकी उंगलियों में सिंदूर लगा हुआ था। प्रत्यक्षा धीरे से अपने हाथों को अपने मांग की तरफ लेकर गई। ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे मारना ही था तो मार देते ना। मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही तबाह कर चुके थे, अब कितना बर्बाद करोगे मुझे? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे तुम्हारी तो क्या, इस जगह पर किसी को भी नहीं जानती, पर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम मुझे जान से ही मार दो। ऐसे जीने का क्या फायदा? घर जाना चाहती हो ना? घर? हाँ, घर जाना है ना तुम्हें? तो अब मुझे घर जाने दोगे ना? मैं घर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बस आज की रात यहीं गुजार लो। मैं तुम्हें कल सुबह पहली किरण फूटते ही तुम्हारे घर खुद छोड़ कर आऊंगा। रात गुजारने के नाम पर प्रत्यक्षा सहम गई, क्योंकि पिछली बार वो बेहोश थी, लेकिन इस बार होश में अगर उसके साथ कुछ होगा तो शायद वो इस बार अपनी जान दे देती। क्या मतलब कि रात यहीं गुजार लूं? तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। और अगर सोच लिया तो रोक लोगे तुम मुझे? तो बताओ फिर क्या करोगे तुम? प्रत्यक्षा घबराई हुई थी, लेकिन वो रुद्र को पीछे की तरफ धक्का देते हुए चिल्लाने लगी। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा जी, सच में? अगर तुम्हें कुछ ना कर पाई तो खुद की जान ले लूंगी। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। कोई कीमत नहीं है, ना ही नासुओं की और ना ही तुम्हारी। इतना कहते हुए रुद्र प्रत्यक्षा की रस्सी को अपने हाथ में लपेटते हुए जाकर एक कुर्सी पर आंख बंद कर बैठ गया। प्रत्यक्षा वहीं जमीन पर बैठकर अपनी सहमी हुई आंखों से रुद्र को देख रही थी। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंख लग गई और वो सो गई। कुछ देर बीतते ही प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रुद्र की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ की रस्सी को बड़ी शांति के साथ निकालना शुरू किया। रुद्र के हाथ से प्रत्यक्षा के हाथों में बंधी हुई रस्सी धीरे धीरे सरकने लगी थी और प्रत्यक्षा ने खुद को बड़ी खामोशी के साथ रुद्र के चुंगल से आजाद कर लिया था। उसने बेहद शांति से अपने पैरों को जमीन पर रखा, क्योंकि उसके पैरों में बंधी पायल के घुंघरू की आवाज से रुद्र की आंख खुल सकती थी। प्रत्यक्षा चुपचाप से झोपड़ी से बाहर निकल गई। मेरा घर,
कैसे पहुंचूं वहां? किधर किधर जाऊं मैं अब? कौन सा रास्ता जाएगा मेरे घर की तरफ? अब तो किसी से मदद भी नहीं ले सकती। प्रत्यक्षा के हाथ में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। रात भर चलने के बाद अब प्रत्यक्षा बुरी तरह से थक गई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सांसें फूल रही थी। प्रत्यक्षा बेहद थकने के बावजूद बस चलती जा रही थी। धीरे धीरे रात गुजर गई और अब सुबह होने लगी। बस प्रत्यक्षा, बस अब ज्यादा देर नहीं है तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। अब सब ठीक हो जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। बस हिम्मत नहीं हारनी अब। सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। प्रत्यक्षा सुहाग के जोड़े में किसी दुल्हन की तरह नंगे पांव लड़खड़ाते हुए रास्ते पर चल रही थी और लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्षा को ही अपना शिकार बना रही थी। प्रत्यक्षा लड़खड़ाते और हांफते हुए आगे बढ़ रही थी और अब प्रत्यक्षा को अपना घर ठीक सामने नजर आने लगा। वो किरण हवेली के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन किरण हवेली में पहुंचने से पहले ही प्रत्यक्षा के पीछे गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो प्रत्यक्षा का पीछा कर रही थी। जैसे ही प्रत्यक्षा ने अपने घर को देखा, उसने दूर से ही रोते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाबा, बाबा मैं आ गई, बाबा, बाबा। प्रत्यक्षा की आवाज सुनते ही हवेली के बाहर खड़े नौकरों ने भागकर किरण हवेली के अंदर खबर पहुंचाई और हवेली के लोग एक एक करके प्रत्यक्षा को देखने बाहर आने लगे। किरण हवेली, जहां गांव के 5 प्रधान और कर्ता धर्ता थे। हवेली में प्रत्यक्षा के पिता यानी कि ठाकुर देवेंद्र देव थे। एक बड़ा भाई ठाकुर कीरत देव था, जिसका एक हाथ नहीं था, लेकिन उसका दबदबा पूरे गांव में रहता था। प्रत्यक्षा की भाभी यदिका, जो कि घर और रसोई की पूरी बागडोर संभाले हुई थी, लेकिन हमेशा सभी से डर के चुप रहती थी। एक बड़ी बहन राम्या और उसका पति सूरज थे। राम्या का पति सूरज भी किरण हवेली में ही रहता था। किरण अम्मा पुराने ख्यालात की औरत थी। किरण अम्मा को गांव का माए बाप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किरण अम्मा के बिना किरण हवेली और पूरा गांव सांस नहीं ले सकता था। प्रत्यक्षा की बिगड़ी हुई हालत देखकर बिना कुछ कहे ही लोग समझ गए थे कि उसके साथ हद से ज्यादा बुरा हुआ है। प्रत्यक्षा के माथे से पसीना, उसके आंसू और उसका सिंदूर बहकर पूरे चेहरे पर फैल गया था। प्रत्यक्षा जैसे ही अपनी हवेली की चौखट को पार करके अंदर आने लगी, किरण अम्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वही रुक जा लड़की, तू अंदर नहीं आ सकती। ये चौखट मर्यादाओं से बनी है। इस चौखट को लांघने की कोशिश भी ना करना। दादी, दादी मैं हूँ प्रत्यक्षा। तू अब वो लड़की नहीं रही जिसे खानदान की इज्जत कहा जा रहा था। तेरे बदन पर किसी के सुहाग का जोड़ा है और तेरे शरीर पर किसी के हवस के निशान। पंचायत बुलाओ रे, समय आ गया है कि इसको भी इसकी मान की ही तरह मर्यादा लांघने की सजा सुनाई जाए। निर्दोष साबित होने पर ही अपने घर आ सकती है। निर्दोष? मैंने ऐसा किया ही क्या है जिसमें मुझे खुद को निर्दोष साबित करना होगा? दादी, अरे मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे अगवा किया गया था। हम कैसे मान ले? हो सकता है कि तू घर छोड़कर भाग गई हो और जिसके साथ भागी थी उसने छोड़ दिया हो, या फिर तेरी कहानी सच भी हो सकती है। लेकिन बात गांव की इज्जत की है और खानदान की मर्यादा की है। किरण अम्मा की बात सुनकर पूरे परिवार की नजर प्रत्यक्षा को घूरने लगी। प्रत्यक्षा के शरीर पर चोट के निशान थे और साथ ही उसके गले पर कुछ दांतों के निशान थे। मैं अंदर आऊंगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अंदर कदम रखने से पहले सोच ले एक बार लड़की, काहे से हम नहीं जानते हैं फिर कि अंदर तू कदम रखेगी या फिर तुम्हारी लाश अंदर आएगी। काहे से अब तुम शुद्ध नहीं रही। पागल हो गए हैं क्या आप सब? मैं आपकी बेटी हूँ। बाबा, आप तो बोलिए कुछ, या फिर आप आज भी चुप रहेंगे? जो किसी ने भी जरा सी भी चू चप्पड़ की हमारे सामने, तो याद रखना इसे हम अपना अपमान समझेंगे। एक गांव की मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल है जो किसी ने अपने पैरों तले रौंद डाला है। अब तो फैसला पंचायत
रात में ही होगा। गांव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोगों की भीड़ हवेली के सामने जमा होती जा रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता या कुछ समझता, प्रत्यक्षा ने किरण अम्मा की बात को न मानते हुए जैसे ही अपने कदमों को हवेली के अंदर रखना चाहा, अचानक से ही पीछे की तरफ से उसकी रस्सी जोरों से खींची और प्रत्यक्षा वहीं रुक गई। प्रत्यक्षा ने देखा कि उसके हाथों की रस्सी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था, जैसे किसी जानवर को रोकने के लिए कोई रस्सी को कसकर पकड़ता है। प्रत्यक्षा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी तरह से हैरान रह गई। प्रत्यक्षा किरण अम्मा की बातों को न मानते हुए जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखने लगी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी हाथों की रस्सी को जोरों से खींचते हुए उसे रोक लिया। प्रत्यक्षा किसी बंधे हुए जानवर की तरह महसूस कर रही थी, जिसको किसी ने कसकर पकड़ रखा था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो पाया कि उसके हाथों में बंधी रस्सी, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी, उस पर किसी ने पैर रखा हुआ था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही पैरों पर से नजर ऊपर की ओर उठाई, उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि रुद्र खड़ा हुआ था। क्यों, ये तो उस गांव का है ना? हाँ, ये वही है। हे भगवान, इका यहाँ नहीं आना चाहिए था। रुद्र को देखकर बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि रुद्र इस गांव का नहीं था बल्कि दूसरे गांव का था। रुद्र को देखते ही किरण हवेली के सभी लोग गुस्से में आग बबूला हो गए थे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझ जैसे कुत्तों को इस गांव में आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। यहाँ जानवरों का प्रवेश निषेध है, निकल यहाँ से। रुद्र खामोशी से खड़े होकर उन सबको देख रहा था। इस पर किरण अम्मा ने प्रत्यक्षा के बड़े भाई को डांटते हुए उससे कहा, बकवास बंद करो और पंचायत लगवाओ। हमारी हवेली इन दोनों के कदमों से गंदी हो रही है। गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करवाओ रे। इससे पहले कि कुछ हो सकता, रुद्र ने रस्सी को जमीन से उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया और रस्सी को धीरे धीरे लपेटने लगा। इस पर प्रत्यक्षा के हाथों की रस्सी खींचते ही प्रत्यक्षा लड़खड़ाती हुई रुद्र के पास पहुंच गई। रुद्र के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट थी। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे अंदर आने दीजिए, कम से कम आज तो कुछ कहिए बाबा। प्रत्यक्षा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी सबके हाथ पूरी तरह से बंधे थे, लेकिन ऐसा क्यों था ये प्रत्यक्षा भी बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। आज प्रधानों को जब बुला ही रहे हो तो अब मैं भी वहीं मिलूंगा। देखते हैं कि ये खेल तमाशा कब तक चलेगा। रुद्र प्रत्यक्षा के हाथों की रस्सी को जोर से खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। प्रत्यक्षा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी कि वो रुद्र के साथ न जाए, लेकिन रस्सी खींचने पर प्रत्यक्षा भी उस रस्सी के साथ साथ खींचती जा रही थी। प्रत्यक्षा खुद को रोकने की कोशिश में जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गई। इस पर रुद्र ने गुस्से में पीछे की तरफ पलट कर देखा और प्रत्यक्षा को उठाते हुए उसके गालों को अपने हाथों में दबोच लिया। प्रत्यक्षा के परिवार के सामने रुद्र उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। रुद्र के हाथ में प्रत्यक्षा की गर्दन थी। जबरदस्ती मत करो, शायद तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ तुम्हारा तमाशा बने। पंचायत हवेली के ठीक पास में थी, जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और चबूतरे पर 5 कुर्सियों के साथ एक और अलग से कुर्सी पड़ी हुई थी, जहाँ पर किरण अम्मा सभी 5 पंचों की मुखिया बनकर बैठी थी। किरण अम्मा के हुक्म देने के तुरंत बाद सारे ही प्रधान वहाँ पर मौजूद हो गए थे और धीरे धीरे गांव की भीड़ भी मौजूद होने लगी थी। कुछ ही देर में किरण अम्मा और देवेंद्र देव भी पंचायत में पहुंच गए। चारों तरफ कानाफूसी थी और साथ ही साथ एक डर का माहौल था, क्योंकि बात ठाकुर खानदान की बेटी की थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव का हर एक घर खाली होकर पंचायत में भीड़ जमा करके खड़ा हुआ था और उसी भीड़ को चीरते हुए रुद्र प्रत्यक्षा के हाथों को खींचते हुए उसे ले जाकर पंचायत के बीचों बीच खड़ा हो गया। सबकी नजर प्रत्यक्षा और रुद्र पर टिकी हुई थी। रुद्र ने अपने हाथों में प्रत्यक्षा के हाथों की बंधी हुई रस्सी को लपेट रखा था और प्रत्यक्षा किसी कैदी की तरह हाथों को बांधे हुए सबकी तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी। रुद्र को वहां देखकर सरपंचों में से एक सरपंच ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इस गांव के नहीं हो, तुम लोगों को यहाँ आना वर्जित है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में पैर
की और हमारी बेटी के साथ बदसलूकी करने की। उस सरपंच के सवाल के बाद वहाँ चारों तरफ सवालों की मटकी ही मानो फूट सी गई। सबके सब रुद्र से चिल्लाते चिल्लाते पूछने लगे कि उसने आखिर इस गांव में कदम क्यों रखा। लेकिन रुद्र के एक जवाब ने सबकी बोलती पूरी तरह बंद कर दी। जो मेरा है उसे लेने आया हूँ। गलती से मेरी एक चीज इस गांव में आ गई जिसके लिए तुम सबने सभा भी लगा दी, तो बस वही लेने आया हूँ। वैसे तुम सब ये सब जल्दी खत्म करो क्योंकि मुझे और भी काम निपटाने हैं। रुद्र का इशारा किस तरफ था सबको साफ समझ आने लगा था। किरण अम्मा ने पंचायत को शुरू करते हुए प्रत्यक्षा से कहा, अरे लड़की, तुम बताओ क्या हुआ था। इससे पहले कि प्रत्यक्षा कुछ बोले, रुद्र ने प्रत्यक्षा से बेहद दबी आवाज में कहा, लड़की, मेरी बात को गांठ बांध लो। अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। लेकिन प्रत्यक्षा ने रुद्र की बातों को नजरअंदाज करते हुए किरण अम्मा और पंचायत में खड़े लोगों के सामने रोते हुए चिल्लाकर कहा, मैं घर के जश्न में थी कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया। मुझे एक बाजार में ले गया, वहाँ मेरी बोली लगाई जा रही थी, मुझे बेचा जा रहा था। मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और इसने मेरी सबसे ऊंची कीमत लगाकर मुझे खरीद लिया। बाबा, मेरी बोली लगाई गई वहाँ। मैं कोई जानवर नहीं थी कि मेरी कीमत लगाई गई और मुझे खरीदा जाए। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है बाबा, दादी। मुझे नहीं बल्कि इन सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बाजारों को बंद करना चाहिए जहाँ इंसानों की खरीदारी की जाती हो। बाजार की बातें सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और वापस से सभी पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। प्रत्यक्षा को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ हद से ज्यादा गलत हो चुका था। उस बाजार में शरीफ लोग नहीं जाते थे। भीड़ में हलचल तो थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी प्रत्यक्षा के लिए कुछ बोले, क्योंकि वो खुद ठाकुर देवेंद्र देव की बेटी थी। यहाँ तक कि 5 प्रधानों में भी सन्नाटा ही फैला हुआ था, क्योंकि देवेंद्र और किरण अम्मा के घर के मामले को सुलझाया जा रहा था। किसी ने भी कुछ बोलना सही नहीं समझा, लेकिन प्रत्यक्षा को लेकर सबके मन में हजारों सवाल थे और इन सारे सवालों को ठाकुर देवेंद्र और किरण अम्मा समझ सकते थे। लोग अब देखना ये चाह रहे थे कि किरण अम्मा अपने घर की बेटी के मामले को किस तरह से सुलझाने वाली थी। अगर तू अगवा की गई थी और तुझे खरीदा बेचा गया, तो तेरे बदन पे ये शादी का जोड़ा का कर रहा है? और तेरे पीछे खड़े इस इंसान ने आखिर ये काहे कहा कि वो अपनी चीज लेने आया है? किरण अम्मा की बात का जवाब प्रत्यक्षा से पहले रुद्र ने देते हुए कहा, क्योंकि इस लड़की को मैंने खरीदा है और मुझे लगता है जिस चीज की कीमत अदा की जाए वो चीज आपकी हो जाती है। इसीलिए ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है, ये मेरी है। सभी लोग रुद्र को और प्रत्यक्षा को देखकर बातें बनाने लगे थे, क्योंकि ठाकुर परिवार की लड़की एक बेहद बुरी हालत में सबके सामने खड़ी थी, वो भी इज्जत गंवाकर। लेकिन मामला अब बदलने लगा था। अब एक लड़की इस तरह से खड़ी थी जैसे उसने सबके सामने झूठ बोला हो। लोगों में बातें बनना शुरू हो गई थी। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि शायद ये लड़की अपनी मर्जी से घर से भागी थी और अब अपने रिश्ते को छुपाते हुए सबके सामने झूठ बोलकर वापस अपने घर आ गई हो। अरे झूठ बोल रही है लड़की, छोरे के साथ भाग गई होगी ये। अरे गांव में लोगों पर क्या असर पड़ेगा जब पंचों की बेटी ही गुल खिलाएंगी? मुझे तो लगता है प्रत्यक्षा बिटिया में ही खोट है। अरे शादी का जोड़ा पहना हुआ है तो अपनी मर्जी से शादी करी होगी ना। कोई सबूत है कि तुम्हें अगवा किया गया हो या तुम्हें खरीदा या बेचा गया? काहे कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें बेचा गया था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी मर्जी से घर से भागी हो और शादी करने के बाद इरादा बदल दिया। बोलो, यही सच है ना? अब वापस घर आना चाहती हो तुम जैसी लड़कियां समाज पर धब्बा है, जो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए घर की इज्जत को दांव पर लगाती है और वापस शरीफ बनने का नाटक करती है। प्रत्यक्षा अभी तक दुखी थी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका ही परिवार उसके लिए इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था
और साथ ही उसकी बात को बिना सुने ही उस पर वो इल्जाम लगा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी बात को समझने की बजाय उसे खुद गलत करार दिया जा रहा था। इससे पहले कि प्रत्यक्षा कुछ भी बोले, रुद्र ने एक बार फिर से दबे शब्दों में प्रत्यक्षा से कहा, अपने मुंह पर लगाम लगा लड़की, वरना अंजाम बेहद बुरा होगा। तू नहीं जानती कि तू खुद ही अपनी चिता में आग लगा रही है।